गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के पीजीटी स्पेशल वीडियो में हम लोग जिस पोएट को कवर करने वाले हैं, पोएट हैं, ड्रामेटिस्ट भी हैं, इनका नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ही वाज नोन एज द बेस्ट और मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि करने वाले जिस कवि को हम लोग जानते हैं वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को जानते हैं। इनका जो मेन थीम है, जो आपको पढ़ना है, जिसमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ऐसे तो किसी एक पोएट को, किसी एक राइटर को कवर करना और उससे कौन सा क्वेश्चन पूछेगा ये सब भाग्य का खेल है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कहीं से भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको अलग से कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता होगी। जितना कुछ मैं समेट सकता था इस वीडियो में समेटने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी आप लोगों की खुद की दुआएं हैं जो आपके साथ काम आएंगी। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, एज वी नो, द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। इनके सबसे पहले हम बर्थ की बात करते हैं, जन्म की, डेट ऑफ बर्थ। एक बात और, डेट ऑफ बर्थ से, फादर और मदर से, सिबलिंग से, भाई बहन से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है। याद करिएगा 6 अगस्त, ऐसे याद हो जाएगा ये। और इसी के साथ जब बात यहां डेथ की होगी तो ये भी 6, लेकिन ये है अक्टूबर। याद करिएगा 6 अगस्त और 6 अक्टूबर। एक चीज आपको यहां पे मुख्य रूप से देखना पड़ेगा कि न केवल 6 अगस्त को इनका बर्थ होता है, बल्कि 6 अक्टूबर को ही यहां पे इनकी डेथ होती है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, इसी तरीके से 23 अप्रैल एक डेट है जो आपको शायद याद आ रहा होगा। 23 अप्रैल 1564, बिल्कुल सही है आप। और डेथ भी है 23 अप्रैल 1616। कल के वीडियो में एक छोटी सी गलती हो गई है, 1796, ठीक है, और 1596, इसको लेके हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो 1596 द मर्चेंट ऑफ वेनिस का पब्लिकेशन डेट है, हमने गलती से 1796 कर दिया था। इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये गलती ना हो। एनीवे, अब देखिए 23 अप्रैल 1564 विलियम शेक्सपियर का डेट ऑफ बर्थ, और डेट, मौत का भी डेट इसका 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को सेंट जॉर्ज डे के नाम से वो सेलिब्रेट करते थे। ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 23 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज सेंट जॉर्ज डे। खैर, ये कोरिलेट इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे 6, यहाँ पे अंतर है। यहाँ पे 23 अप्रैल था, लेकिन यहाँ अगस्त और अक्टूबर है। अब जैसे आप बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की, तो यहाँ पे सोमर्सबाई जो जगह है, ये सोमर्सबाई इज द प्लेस where he has taken his birth on 6 of August and Aldworth. इसे याद करिएगा। Was the place where he has taken the last breath of his life, जहां वो अंत में अपने जीवन का अंतिम सांस लेते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, और यहां पे इनकी डेथ होती है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है इनके फादर से रिलेटेड। इनके पिता को और इनके माता को, इन दोनों लोगों के नाम को भी आपको देखना पड़ेगा। एक नाम अभी हम लोग कल एक वीडियो बनाए थे, उसमें हमने कहा था एलिजाबेथ फील्ड। एलिजाबेथ फील्ड वाज द मदर ऑफ चार्ल्स लैम, कल के वीडियो में था। और यहां पे इनकी माताजी का नाम भी एलिजाबेथ है। यहां से आपको अपने आप चीजें याद आ जाएंगी। फिर जैसे पिता के बारे में आप बात करेंगे तो इनके फादर का नाम क्या था? जॉर्ज क्लेटन। नोट कर लीजिए, जॉर्ज क्लेटन। जॉर्ज क्लेटन जो थे वो म्यूजिशियन थे, आर्किटेक्चर थे, पेंटर थे। एज यू कैन से दैट ही वाज अ वर्सटाइल जीनियस हर क्षेत्र में, और इन्हीं का इंपैक्ट इनके बच्चे के ऊपर पड़ा। कहते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज द 4 मेंबर ऑफ हिज 12 फैमिलीज। 12 परिवार के लोगों में से इनका जो क्रम था बच्चे का, वो 4थे नंबर पे था।
इसके अंदर जैसे आप चलेंगे तो आपको पता होगा कि फ्रेडरिक और चार्ल्स नाम के दो इसके भाई हैं जो इससे पहले कविता के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाते हैं, वो भी हम लोग वापस आएंगे। इनकी जो मदर थी, ही वॉज ए रिलीजियस लेडी, और वो बहुत ही धार्मिक महिला थी, हमेशा ड्यूटीफुल लेडी के रूप में अपना काम करती रहती थी। अब इसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन से जैसे इनका संबंध होगा, आपको कॉलेज का नाम याद करना पड़ेगा। ट्रिनिटी कॉलेज आपको याद ही होगा, कैम्ब्रिज। ओके, नोट कर लेंगे। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में ये पठन पाठन करने के लिए गए। और अब यहां पे एक डेट आपको मेंशन कर दे, यहां पे 1827, यही वो डेट है जिसमें ट्रिनिटी कॉलेज में ही वो अपने बेस्ट फ्रेंड से आर्थर हेनरी हालम, इसका नाम आप याद कर लीजिएगा, आगे बहुत ये महत्वपूर्ण होने वाला है। आर्थर हेनरी हालम, इनसे इनकी मुलाकात हुई। कब हुई? 1827 में। 1827 में हालम से मिलने के बाद ये वहां पठन पाठन कर रहे थे, लेकिन एक दुखद घटना घटती है। इनके फादर की डेथ जो है वो 1831 में हो जाती है और इन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को छोड़ के वापस घर आना पड़ता है। जब ये घर आते हैं तो इसी के साथ हालम भी इनके घर आते हैं और इनकी सिस्टर एमिली से उनका अफेयर हो जाता है। टेनिसन चाहते हैं, हालम बहुत सुंदर थे तो चाहते हैं कि उसकी बहन से इसकी शादी हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य से सेवेरल हेमरेज के कारण वियना नामक जगह पे आर्थर हालम की डेथ हो जाती है और ये 1833 में 1833 में, और ये टेनिसन बहुत ही दुखी और सैड रहने लगता है। इसको हम वापस फिर आएंगे, लेकिन डेट वाइज चलते हैं। इसके बाद जैसे हम लोग एजुकेशन से संबंधित चलेंगे कि ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, 1827 में आर्थर हेनरी हालम से इनकी मुलाकात हुई। इसके बाद इनका जो वर्क्स है सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें वर्क्स में जब आएंगे तो अब डेट वाइज आप इनको कवर करिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे जो पहला डेट है वर्क्स को लेके, पहला ही आएगा 1827। अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये कैम्ब्रिज में आर्थर हेनरी हालम से कब मिले थे? 1827 में। और ये वही 1827 है जब इनका पहला वर्क पब्लिश हुआ था, पोएम्स बाई टू ब्रदर्स। और ये ब्रदर्स कौन थे? चार्ल्स एंड फ्रेडरिक। ये दो इनके बड़े भाई थे जो इनसे पहले पोयम लिखते थे, और इन्हीं दोनों के साथ ये लड़का भी एक पोयम प्रस्तुत किया, या यूं कह सकते हैं कि 1827 में पोयम्स बाय टू ब्रदर्स करके एक टाइटल, एक पोयम आई जो उसका पहला पब्लिश्ड वर्क था। इसके बाद तो लगातार 1829, देखिएगा एक पोयम आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो याद करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, टिम्बकटू। वीर द रोबोट बॉय जो बच्चे देखते होंगे घर पे, उन्हें कैरेक्टर बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। और ये जानिएगा कि टिम्बकटू वाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट वर्क ऑफ अल्फ्रेड टेनिसन विच गॉट चांसलर मेडल, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चांसलर्स मेडल जीते थे, और ये ब्लैंक वर्स में है, ये भी पूछ सकता है। ठीक, इन 1827 द फर्स्ट वर्क विच हैज बीन कंपोज्ड बाय टू ब्रदर्स चार्ल्स एंड फ्रेडरिक, he also gave his contribution in this particular works, but after 1829, after 2 years later, Timbuktu, a well-known poem which got Chancellor's Medal and which has been written in blank verse, ये उनका एक्चुअल ओरिजिनल वर्क था। इसके बाद 1830, अब यहां से जो वर्क्स आएंगे यहां पे थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। देखिएगा 1830 का जो डेट है ना, वो पोयम 3 बार आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, 1832,
और 1842। इसे जानबूझ के मैंने इस रूप में रखा है ताकि इसके बाद आपसे कभी कोई ये गलती हो ही ना, ये कंफ्यूजन ही समाप्त हो जाए। ध्यान देखिएगा, यहां पे पोयम्स है, इसी लगे याद कर लीजिएगा, यहां पे भी पोयम्स है, यहां पे भी पोयम्स है, ठीक। लेकिन यहां पे पहला 1830 में जो है पोयम चीफली लिरिकल करके है, पब्लिकेशन ऑफ वर्क है, कलेक्शन ऑफ पोयम माना जाएगा इसको। 1830 में पोयम्स, लेकिन कैसा पोयम? चीफली लिरिकल्स। इसके बारे में कोई और आइडेंटिफिकेशन नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है कुछ भी। 1830 में इनका एक वर्क आता है पोयम्स के नाम से। आइए 1832 में जो पोयम्स अब पब्लिश होता है वह उसमें इंक्लूड कर देते हैं एक पोयम को, अ लेडी ऑफ सैलाट। देखिएगा, अ लेडी ऑफ सैलाट, और दूसरा है लोटस ईटर्स। याद करिएगा इसे, लोटस ईटर्स। अभी इसको फिर एक बार समझने की आवश्यकता है। 1830 में पोयम्स चीफली लिरिकल्स, अ कलेक्शन ऑफ पोयम। 1832 पोयम्स, अब चीफली लिरिकल्स हटा दिए हैं, लेकिन इसमें जो कलेक्शन ऑफ पोयम्स जो है वो लेडी ऑफ सैलाट और लोटस ईटर्स। यहां पे देखिएगा, हाँ एक क्वेश्चन यहां पे आपको मिल जाएगा, जो ये लोटस ईटर्स है ना, ये होमर का नाम आपने सुना होगा, होमर का, होमर जिसने इलियड और ओडिसी की रचना की थी, बिल्कुल। तो होमर के ओडिसी से ये इंस्पायर्ड वर्क था लोटस ईटर्स, जिसे स्थान दिया था इसने 1832 में पोयम्स में। पोयम्स चीफली लिरिकल्स विच हैज बीन पब्लिश्ड इन 1830। 1832 में पोयम्स अ लेडी ऑफ सैलाट। अब इसकी भी स्टोरी थोड़ी सी मैं रख दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाए। 1842 में जो अगला वर्क आता है इनका पोयम्स, इसमें रखते हैं मॉड डी अर्थर। नाम सुना होगा आपने, मॉड डी अर्थर। अब थोड़ा सा यहीं लगे हाथ जान लीजिएगा, जो मॉड डी अर्थर वर्क है वह भी इंस्पायर्ड वर्क है एक बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर के द्वारा लिखा हुआ। मैलोरी का आपने नाम सुना होगा, मैलोरीज का एक वर्क है जो इसी नाम से है, मॉड डी अर्थर के ही नाम से है। इसी वर्क से इंस्पायर होके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने मॉड डी अर्थर की रचना की थी। इसमें यूलिसिस है, यूलिसिस इनका एक बहुत ही अच्छी पोयम मानी जाती है। लॉक्सली हॉल, देखिएगा 1830 पोयम्स चीफली लिरिकल, 1832 केवल पोयम्स के नाम से है, लेकिन लेडी ऑफ सैलाट और लोटस ईटर्स जो है ये इनके स्पेशलाइजेशन हो जाएंगे इस वर्क में। और लोटस ईटर्स का इंस्पिरेशन जो है वो होमर की ओडिसी। ओके 1842 में फिर पोयम्स के नाम से एक कलेक्शन वर्क आता है जिसमें मॉड डी अर्थर, जो मैलोरी की मॉड डी अर्थर से इंस्पायर है, यूलिसिस और लॉक्सली हॉल। यूलिसिस के बारे में आपको एक चीज और जानना पड़ेगा कि यूलिसिस भी दांते, नोट करिएगा अभी मिटा देंगे हम इसे, दांते के इन्फर्नो इससे इंस्पायर है। ये भी पूछता है, यूलिसिस की जो वर्क है ये दांते के इन्फर्नो से इंस्पायर्ड वर्क था। ये इसे अभी मैं मिटा दे रहा हूं यहां पे फिलहाल के लिए, लेकिन चूंकि अब लोटस ईटर्स इसका इंस्पिरेशन होमर की ओडिसी है, मैलोरी की मॉड द अर्थर से इंस्पायर इनका मॉड द अर्थर है, यूलिसिस का इंस्पिरेशन कहां से है? दांते के इन्फर्नो से। इसे आप नोट कर लीजिएगा, चूंकि स्पेस चाहिए हमको भी आगे यहां लिखने के लिए, इसलिए हम यहां अभी फिलहाल के लिए मिटा दे रहे हैं। आगे जब आवश्यकता पड़ेगी तो फिर से हम नोट कर देंगे, आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। आइए इस तीन रचना के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है डेट, इसके बाद है 1847। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके लाइफ में। द प्रिंसेस, द प्रिंसेस, द प्रिंसेस नाम की एक रचना आती है जिसमें आपको वो लाइन मिलेगी कि मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हर्थ, मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर निडल सी ऑल इल्स कंफ्यूजन, ऐसे करके एक लाइन है जो बहुत ही वुमेन्स एजुकेशन के पक्ष में
ये एक तरीके से एडवोकेट करता है, वकालत करता है। आगे इस रचना में प्रिंसेस के बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे 1850, ये डेट देखिएगा, 1850 इनके लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण डेट है। जो इनका मित्र 1827 में मिला था आर्थर हेनरी हालम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी नहीं ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर, उसकी डेथ वियना में हेमरेज के द्वारा हो गई और 17 वर्ष इन्होंने उसके मौत को एक तरीके से कहिए कि मिस किया, उसे उसके लिए रोया, और जो पब्लिकेशन ऑफ वर्क उन्होंने लिख के रखा वह इन मेमोरियम के नाम से 1850 में पब्लिश्ड हुई। स्पेशली इट वाज ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हालम। उसी समय क्वीन विक्टोरिया किसी अपने पर्सनल ग्रीफ को रो रही थी, उनको भी कोई व्यक्तिगत दुख था, वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कि पिता का, पति का, पुत्र का, किसी के डेथ को वो मिस कर रही थी, रो रही थी। और उसी समय जब इन्हें ये वर्क मिला तो उनके खुद के जख्मों पे थोड़ा सा मरहम का काम किया, तो उससे उनको थोड़ी सी सांत्वना मिली। इन मेमोरियम ये जो वर्क है 1850, ये ध्यान रखिएगा आर्थर हेनरी हालम के डेथ के ऊपर है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज इसमें जो कैंटोज हैं वो 133 कैंटोज में हैं, ठीक। और ये सभी के सभी जो हैं इसके राइम स्कीम ABBA, ऐसे इसे याद करिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, ABBA करके इस कैंटोज में इसकी रचना की गई है। आगे एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें आपको मिलेगी, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ऐसा वर्क है जिसमें प्रोलॉग और एपिलॉग दोनों है। मींस इन मेमोरियम स्टार्ट्स विथ prologue and ends with epilogue, and it divided into 133 cantos and rhyme scheme ABBA. It was composed on the death of आर्थर हेनरी हालम, जो उसके बहन एमिली का मंगेतर भी था, उसकी एंगेजमेंट भी हुई थी। वो चाहता था कि इससे इसकी बहन की शादी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाई, जिसके डेथ को वो इसमें मॉर्न कर रहा है, लेमेंट कर रहा है, विलाप कर रहा है। इसके बाद 1850 ये वही डेट है जो आपको याद होगा, 1850 में एक और घटना घटती है, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है, जो लास्ट रोमांटिक पोएट के नाम से मानी जाएंगे। इनकी जब डेथ होती है तो पोएट लॉरियटशिप, इंग्लैंड का जो राष्ट्र कवि का जो दर्जा था वो खाली हो चुका रहता है। हालांकि एलिजाबेथ बैरन ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ, और लीथ हंट, ये दो नाम ऐसे हैं जो इस रेस में सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन हो सकता है इन मेमोरियम का असर हो, क्वीन विक्टोरिया की संवेदना थोड़ी सी वर्ड्सवर्थ टेनिसन से जुड़ी हो, इस वजह से या जो भी वजह रहा हो, इन्हें पोएट लॉरियट बना दिया जाता है। He got the new award पोएट लॉरियटशिप ऑफ इंग्लैंड इन 1850। अब देखिएगा इसका बेस्ट सेलिब्रेटेड वर्क इन मेमोरियम पब्लिश हुआ, 1850 में पोएट लॉरियट बना। और एमिली, नोट करिएगा यहां, एमिली सराह सेलवुड नाम की एक लड़की है, जिससे एंगेजमेंट तो इसने काफी पहले कर रखी थी, लेकिन 1850 में ही इसकी जब माली हालत कुछ ठीक हुई, पोएट लॉरियटशिप आ गया, इंग्लैंड का राज्य कवि का दर्जा प्राप्त हो गया, तो इसे जब पैसे रुपए सब कुछ आने लगे तो 1850 में ही, एज देखिएगा 1809 है और शादी हो रही है 41 के एज में। तो जब ये पूरी तरीके से स्टेब्लिश हो गए तब जाके इन्होंने इस नई जिम्मेदारी को अडॉप्ट लिया। और एमिली सराह सेलवुड इसने कब 1850 में इन्होंने विवाह किया। इनकी बहन का भी नाम है एमिली, लेकिन वह एमिली टेनिसन है, याद रखिएगा। इसके बाद इनके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना आती है वह है 1855। यहां आपको थोड़ा सा कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगा। यहां पे जो पोयम है उसका नाम है मॉड एंड अदर पोयम्स, मॉड एंड अदर पोयम्स। इसके बाद मैं ऊपर मिटाऊंगा, जगह नहीं बच पाएगा। मॉड, ये बड़ा महत्वपूर्ण पोयम है। कहते हैं कि रोज बेरिंग, नाम याद करिएगा, पूछता है, रोज बेरिंग नाम की एक लड़की थी जिससे इनका अफेयर था, बट हिज फादर डिनाइड हिम
to say that he will not marry his daughter a poor man like Tennyson. टेनिसन जैसे गरीब और दरिद्र निर्धन आदमी से वो अपनी बेटी का विवाह नहीं करेगा, ये कह के उसे छोड़ दिया। और मॉड के फ्रस्ट्रेशन में, ये ऑटोबायोग्राफिकल है, इसमें क्रिमियन वॉर को भी इन्होंने दिखाया है। और एक पोयम है, आप कभी सुने होंगे, एक गाना है इसमें, जीत पिक्चर में गाना था कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहोगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। इस गाने की जो फिलॉसफी है वो टेनिसन की फिलॉसफी है। मॉड में वो कहता है, माई डस्ट वुड हियर हर एंड बीट, had I lain a century dead, would started and trembled under her feet and blossomed there purple and red। ये ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई लाइन थी, मुझे आज अचानक से याद भी आ गई, पता नहीं कैसे। कहता है कि कब्र में मरने के बाद अगर मेरे धूल, मेरी अस्थियां, अगर मैं सेंचुरीज डेड, सालों 100 साल पहले अगर मुझे कब्र में लिटा दिया गया होता, तो भी जो मेरे शरीर का धूल होता, वुड हियर हर एंड बीट, उसे सुनता और महसूस करता, धड़कने लगता। चाहे मैं सदियों पहले कब्र में क्यों नहीं लिटाया गया होता। वुड स्टार्टेड एंड ट्रम्पल्ड अंडर हर फीट, जहां जहां उसके पैरों के निशान पड़ते वहां अचानक से कपकपी महसूस होने लगती। एंड ब्लॉसम देयर पर्पल एंड रेड, और वहां वायलेट और रेड कलर के पुष्प निकल के चले आते। ये उसे इस तरीके से प्यार करता है, उसे महसूस करने का प्रयास करता है। याद करेंगे आप, माई डस्ट स्टूड हियर हर एंड बीट, हैड आई लेन फॉर अ सेंचुरी डेड, वुड स्टार्टेड एंड ट्रम्पल अंडर हर फीट एंड ब्लॉसम देयर पर्पल एंड रेड। तो ये उस पोयम में मॉड को, जो कि उसका भाई उसे इससे मिलने नहीं देता है, प्रेमी से, नरेटर से, जो स्वयं ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स में इन्होंने लिखा है, खुद को लिखा है। इस पोयम को जरूर एक बार पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है कि टेनिसन के किस वर्क में हेमिल्टनियन सॉलिलॉक्वी अडॉप्ट किया गया है, यूज किया गया है। तो विलियम शेक्सपियर ने हेमलेट में, जो हेमलेट इज अ प्ले ऑफ सॉलिलॉक्वी, वो उसी सॉलिलॉक्वी क्या है, स्वकथन, खुद से बात करना, पागलपंथी एक तरीके से कह लीजिए। तो ये मॉड में खुद का फ्रस्ट्रेशन इसमें इन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। फिर मॉड के भाई से इनका डुएल फाइट होता है, उसे मार देते हैं, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है उसमें। खैर एनीवे, उसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे के जो डेट्स हैं वो इसी रूप में चलेंगे। ये अचानक से याद आ गया मुझे, और ये पूछ भी सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। आगे आप बढ़ेंगे, इसमें 1855 में जब हम लोग चल रहे थे, तो कौन सा था, मॉड एंड अदर पोएम्स। इसके बाद जो डेट आएगा 1859, 1869, 1889, ठीक है। ये भी इनका एक मेजर वर्क है, आइडलीज ऑफ किंग, आइडलीज ऑफ द किंग, ऐसे है, ठीक है। आइडलीज ऑफ किंग के बारे में कहा जाता है कि यहां पे 12 वॉल्यूम्स ऑफ पोयम, ठीक है, 12 कविताओं का संग्रह है, जो किंग आर्थर के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। किंग आर्थर जो 6th सेंचुरी का एक राजा था, जिसके बारे में आप पढ़े होंगे। आप जानते होंगे कि मिल्टन ने भी शुरू में जो महाकाव्य लिखा वो आर्थर के ऊपर ही लिखने जा रहा था, लेकिन फिर किसी ने समझाया कि मोर देन 100 epics have been already written on this particular subject, so you should adopt some new kinds of theme. So he adopted the fall of Adam and Eve in Paradise Lost. तब जाके उसने इस टॉपिक को छोड़ा। खैर, आइडलीज ऑफ किंग में ये 12 वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स में डिवाइड है। इनकी ये मेजर वर्क है, जिसे 3 डेट में मेंशन किया गया है, 1859, 69 एंड 89 के बीच में।
यहां पे महत्वपूर्ण चीज ये होने वाली है कि मोर डियर था, जो मेलोडी की फेमस रचना है, उसी से इंस्पायर होकर इन्होंने इसे लिखने का प्रयास किया था। 1864 इनोच अर्डन अगला इनका फेमस वर्क है, जिसके बारे में आप निश्चित रूप से जानते होंगे। ये एक सी मैन के नाम की कहानी है, जिसमें एनी नाम की एक लेडी होती है जिसका पति समुद्र में जाता है और उसे, उसकी पत्नी को और बाकी सभी लोगों को ये लगता है कि शिप ब्रेक के कारण, टूटने के कारण, डूबने से उसकी मौत हो जाती है। और उसका मित्र भी कहिए और इसका रिवेल भी कहिए, इसका प्रतिद्वंदी भी है फिलिप। जब वो लौट के 10 वर्ष के बाद आता है तो देखता है कि पत्नी एक बच्चे और अपने फिलिप पति के साथ बहुत खुश है, तो वो बिना एक्सपोज किए कि वो जीवित है वापस चला जाता है और उसकी बड़ी पैथेटिक एंड होती है। ये एक पोयम इसने इनोच अर्डन के रूप में इसने प्रस्तुत किया है। इसका भी डेट याद करिएगा 1864। 1886 इसके बाद आप देखेंगे लॉस्की हॉल एंड 60 इयर्स आफ्टर करके पोयम है। हालांकि लॉस्की हॉल का जो पोयम का वर्क आपको बताया गया था वह कब बताया गया था, 1830, 1832 और 1842, 3 वर्क है। लेकिन याद करिएगा 1832 जो पोयम है, यहां पे 1830 में चीफली लिरिकल, 1832 में लेडी ऑफ सैलॉट और लोटस ईटर, और 1843 में 3 पोयम को इसने अडॉप्ट किया था, पुटअप किया था, उसमें डाला था मॉडी अर्थर, यूलिसिस और लॉस्की हॉल। ठीक है। 1886 में इसी को दोबारा पब्लिश कराते हैं, किसके नाम से, लेकिन लॉस्की हॉल एंड 60 इयर्स आफ्टर करके आएगा ये पोयम, नोट कर लेंगे इसे, लॉस्की हॉल एंड 60 इयर्स आफ्टर, ऐसे करके ये वर्क फिर से पब्लिश कराते हैं ये। इसके बाद 1892 इनके लाइफ में एक पोयम, एक और वर्क आता है, पब्लिश होता है, डेथ ऑफ ओवन, डेथ ऑफ ओनन करके, ऐसे आप याद कर लेंगे, डेथ ऑफ ओनन करके एक वर्क आता है। और फिर एक वर्क यहां पे छूट रहा था, 1886 है, बेसिकली इसे कह लीजिए, ये लिख तो देते हैं 1833 में ही, लेकिन 1860 तक इसे पब्लिश नहीं करा पाते हैं। और ये रोमन कहानी से इंस्पायर है। टीथनस का नाम आपने सुना होगा, जो वार ऑफ ट्राय में जो प्रियम का भाई होता है, इसकी जो बिलव्ड होती है वो गॉड से कहती है कि वो चाहती है कि इसका ये जो प्रेमी है टीथनस, जो डायमोनस का बेटा भी होता है, वो कहती है कि ही बिकम इमोर्टल, उसे ऐसा विश मांगती है ईश्वर से कि हे भगवान ये अमर हो जाए। लेकिन वो एक चीज मांगना भूल जाती है, अमरता का वरदान तो मांग लेती है, लेकिन ये नहीं मांगती है कि ये हमेशा इसी रूप में रहे, हमेशा यूथ बना रहे, यौवन इसका बना रहे। तो वो उसे तथास्तु आशीर्वाद देके चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी बॉडी छीण होती है, बुढ़ापा आती है, फिर बाद में पत्नी भी छोड़ के, प्रेमिका उसकी छोड़ के उसे चली जाती है। और दिखाए हैं इसमें कि डेथ इज नॉट अवॉइडेबल टू एनीवन, one who has taken birth on this earth must have to die one someday, so we should respect natural law। बहुत ही शानदार कथानक है इस वर्क का, तो एक इसे भी आप याद करके रखेंगे, महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसमें से ये मेजरली पोयम्स हैं। अब इसके बाद कुछ प्ले भी इन्होंने लिखा है, ड्रामा भी इन्होंने लिखा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट करिएगा ड्रामा के रूप में। ठीक है। लेकिन इसमें मार्ड 1855, एक है द प्रिंसेस 1847 और एक है 1833 इन मेमोरियम। ये 3 वर्क इनका बहुत ही मेजर है, जिसे आपको एकदम महत्वपूर्ण रूप से तैयार करना पड़ेगा। ये 3 वर्क अगर आप तैयार कर लेते हैं तो शानदार है। मार्ड सिलेबस में भी है, ग्रेजुएशन में, पीजी में तो मिल जाएगा किसी न किसी बुक में, उसे पढ़ लीजिएगा। कहते हैं ना कि वो रोता है, कि इंतजार करता है कि वो बाल पार्टी में, डांसिंग पार्टी में, वो उसके म्यूजिक, उसके पैरों की घुंघरू उसके कान तक सुनाई दे रही प्रेमी के, वो कहता है कि वो आएगी, मिलने आएगी, और वो महसूस कर रहा है उसका आना। वो बहुत ही सेंस उसके, जब आप समझेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। उसकी फिलॉसफी बहुत ही अच्छी है। कहते हैं कि फना के बाद भी सता रहा है कोई, अंधेरी कब्र में था गालिब और मजार पे दिया जला रहा था कोई। इसी तरीके की फिलॉसफी उसमें है, जबरदस्त है। इन तीनों वर्क को आप पढ़िएगा।
इसके बाद जो ड्रामा आता है इनका अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, इसमें सबसे पहला आता है, डेट वाइज आप अगर इसको लेके चले तो पहला हो जाएगा 1879, ठीक है, द फाल्कन, द फाल्कन करके है, लेकिन वन एक्ट प्ले है बेटा, ये भी याद कर लेना, कभी कभी पूछ लेता है, केवल वन एक्ट प्ले है ये, 1879 में इन्होंने लिखा था, और इसका इंस्पिरेशन है बैकेसियो, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं यहां, बैकेसियो के वर्क से इंस्पायर होके इन्होंने द फाल्कन नाम के एक वन एक्ट प्ले की रचना की थी, जो सक्सेसफुल नहीं था। अगला इन्होंने लिखा द कप, द कप के नाम से एक इनका और ड्रामा आता है 1881 में, कब आता है 1881 में, और एक महत्वपूर्ण चीज, पहला वन एक्ट था और इसमें टू एक्ट थे, ये याद कर लीजिएगा, टू एक्ट प्ले के नाम से आता है। हाँ, इसके बाद हिस्टोरिकल प्लेस भी लिखते हैं ये, कौन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का क्वीन मेरी, नोट कर लीजिए, क्वीन मेरी, इसे लिखते हैं 1875 में। फिर एक साल के बाद 1886 में क्वीन मेरी के तुरंत बाद ये लिखते हैं हेराल्ड, उसके बाद लिखते हैं बेकट। ओके, ये शायद 1884 है, 1884, हाँ 1884, 1884। अब देखिएगा, क्वीन मेरी, हेराल्ड 1876 और बेकेट 1884, लेकिन ये हिस्टोरिकल प्ले है। इसके पहले जो प्ले है फाल्कन, जो बैकेसियो से इंस्पायर्ड था, वन एक्ट प्ले है 1879 में, द कप 1881 में, सेकेंड एक्ट, इसमें दो ही एक्ट है। एक महत्वपूर्ण चीज इसमें पूछता है, टी.एस. इलियट का नाम आपने सुना होगा, ही क्रिटिसाइज्ड वेरी मच टू अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। T.S. Eliot commented that Alfred Lord Tennyson was the most saddest poet of English literature. अंग्रेजी साहित्य का सबसे उदासीन कवि के रूप में इसे दर्जा देते हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज इसमें और आप देख लीजिएगा, 1897 एक डेट है, 1897 अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने बेटे का नाम हालम रखा, हालम टेनिसन, आर्थर हेनरी हालम, जिसके डेथ पे 1833 में उन्होंने एक पोयम लिखा इन मेमोरियम, जिसे कंप्लीट करने में इन्होंने 17 वर्ष लिया और 1850 में उसे पब्लिश कराया। उसी हालम के नाम पे इसने अपने बेटे का नाम रखा, क्या, हालम टेनिसन। तो हालम टेनिसन ने किस एज में, 1897 में एक वर्क लिखा, और वो वर्क था अ बायोग्राफी ऑफ, पूछता है अ बायोग्राफी ऑफ हिज फादर। तो ये जो फादर है ये कोई और नहीं है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, और ये इसके बेटे हालम टेनिसन के द्वारा लिखा हुआ वर्क है 1897। इसके अलावा एक और इनका महत्वपूर्ण वर्क छूट जाता है, जिसे आप याद कर लें, क्योंकि ये पूछता है, एक बार पूछा था मुझे याद है, डिफेंस ऑफ लखनऊ। बिल्कुल, ये अपने ही लखनऊ की कहानी है। 1857 जब अपने यहाँ वाजिद अली शाह के टाइम में जो एक क्रांति हुई, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ये उसी से संबंधित है, लेकिन ये उस डेट पे नहीं लिखते हैं। डेट इसका शायद 1879 के आसपास है, एग्जैक्टली मुझे डेट इस समय नहीं याद आ पा रहा है, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन एक बात कंफर्म है इसमें कि हेनरी लॉरेंस, ये पूछता है, क्योंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ है, हेनरी लॉरेंस नाम का एक जो कह लीजिए सेना का कमांडर है, जो उस आंदोलन को दबाने में बुरी तरीके से घायल हो जाता है, और इसी के डेथ को वो ग्लोरीफाई करते हैं डिफेंस ऑफ लखनऊ में। और नाम से ही देखिए कि लखनऊ को किस रूप में हेनरी लॉरेंस ने बचाया था उस आंदोलन के क्रम में, आंदोलन में किस तरीके से अपनी जान को सेक्रीफाइस करके, जान को देके लखनऊ को किस तरीके से बचाया था, उस पोयम का एक हिस्सा है जो महत्वपूर्ण है। एक दो बार पूछा गया है, इसलिए ये रख देना, और इस हेनरी लॉरेंस का नाम इस क्रम में लिख देना आवश्यक था। बहुत से लोगों को ये पता भी हो जाएगा कि डिफेंस ऑफ लखनऊ जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एक
वर्क है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।